प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। हमारे पास में आ चुका है मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बारी बार मिलती रहे। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका लेखा शास्त्र का पेपर किस प्रकार का आया है और आप सभी को इसका पूरा सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 हेतु कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र का पूरा पेपर बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा अगर आपने इस पेपर को पूरा देखा होगा तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका लेखा शास्त्र का पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पढ़ देख और समझ सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न लिखा है, देख सकते हो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा है, लेखांकन की पद्धति जिसमें उत्पादन की प्रति इकाई लागत निकाली जाती है उसे कहते हैं। तो देखिएगा इसको कहते हैं लागत लेखांकन। तो देखिएगा पहले का उत्तर क्या आ जाएगा, सा नंबर का। उसके बाद में दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा लेखांकन में लाई जा सकती है। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ये सभी। तो देखिएगा दूसरे का उत्तर क्या होगा, द नंबर का, जिसमें कि लिखा है ये सभी। उसके बाद में तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो देखिएगा दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, 1494 में। तो देखिएगा इसका तीसरे का उत्तर सा आ जाएगा। चौथा प्रश्न पढ़ते हैं, चेक है। तो देखिएगा चेक क्या है, एक बेचांस साध्य विलेख। तो देखिएगा इसका आ नंबर का राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं, भवन के निर्माण पर भुगतान की गई मजदूरी खाते में डेबिट की गई, ये अशुद्धि है। तो देखिएगा 5वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, सैद्धांतिक अशुद्धि है। तो 5वें का उत्तर द नंबर का कर लेना आपको। उसके बाद में छठा प्रश्न, पूर्वदत्त व्यय को दिखाया जाता है। तो देखिएगा पूर्वदत्त व्यय को कैसे दिखाया जाता है, संपत्ति पक्ष में इसको दिखाया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सभी को पूरा का पूरा पेपर बता दिया मैंने यहाँ तक का, जो कि लेखा शास्त्र विषय का है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं और पूरा का पूरा पेपर समझते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को अच्छे से देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। तो देखिएगा पहला प्रश्न पढ़ते हैं, नगद बट्टे का लेखा किस में किया जाता है, व्यापारी की पुस्तक में किया जाता है। तो इस जगह पर आपको क्या लिख लेना है, व्यापारी की पुस्तक में किया जाता है। दूसरा प्रश्न लिखा है, वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। तो देखिएगा 1 वर्ष की अवधि होती है। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न, को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लुकास पेसियोली को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। उसके बाद में चौथा प्रश्न, उदार क्रय का लेखा क्रय भई में किया जाता है। तो इस जगह पर आपको क्या लिख लेना, क्रय भई। उसके बाद में 5वां प्रश्न पढ़ते हैं, द्विपक्षीय अशुद्धियाँ तलपट को प्रभावित नहीं करती है। तो देखिएगा इस जगह पर आपको क्या भर लेना है, तलपट। उसके बाद में छठा प्रश्न, सभी प्रत्यक्ष व्ययों को व्यापार खाते में लिखा जाता है। उसके बाद में 7वां प्रश्न, से पूंजी घटती है, हानि हारण व हारण पर ब्याज से पूंजी घटती है। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों मैंने अभी तक प्रश्न नंबर 1 के आपको सभी के सभी सही विकल्प बता दिए, प्रश्न नंबर 2 के सभी रिक्त स्थान बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं और उनको समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग यहाँ से जोड़ी को भी देख लेंगे और अच्छे से इसको समझ भी लेंगे। तो देखिएगा जोड़ी मिलान में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, स्वामी पूंजी का प्रतिफल। तो देखिएगा इसका जोड़ी का मिलान आपको लाभ से कर लेना है। दूसरा प्रश्न, लेखांकन अस्तित्व की मान्यता। तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा, व्यवसाय उसके स्वामी से पृथक होते हैं। उसके बाद में ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन जिसमें कि लिखा दोहरा लेखा प्रणाली। तो देखिएगा दोहरा लेखा प्रणाली के जोड़ी का मिलान हो जाएगा, पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है ये। संपत्ति का क्रय देखिएगा मुख्य जनरल में लिखा जाता है। आयकर विभाग द्वारा मान्यता, क्रमागत ह्रास पद्धति। और उसके बाद में देखते हैं देनदार खाता। तो देनदार खाता की जोड़ी का मिलान हो जाएगा, उधार विक्रय की राशि। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सभी लोगों को सही जोड़ी का मिलान कर लेना है। जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको सही जोड़ी का मिलान बताया है, इसी प्रकार से आप सभी लोग सही जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लें और इसको समझ लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को और उनके उत्तरों को समझते हैं।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं इसका, सामान्यतः लेखांकन अवधि कितने समय की होती है? तो देखिएगा 1 वर्ष की होती है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, संपत्ति खातों के शेष क्या होते हैं? तो देखिएगा ये डेबिट होते हैं। तो अभी तक मैंने आपको पहला प्रश्न बता दिया, दूसरा बता दिया। अब इसके बाद में तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न ये पूछा गया जिसमें कि लिखा है, माल वापस आने पर किस बही में लेखा किया जाएगा? तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा विक्रय वापसी बही में लेखा किया जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, बैंक द्वारा ग्राहक के खातों की नकल के रूप में कौन सी पुस्तक दी जाती है? तो देखिएगा उनको दी जाती है पासबुक। ऐसे आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के इन प्रश्नों को नोट कर लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। उसके बाद में पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं, माल विक्रय करने पर लेखा पुस्तकों में ना करना कौन सी अशुद्धि है? तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा भूल चूक की अशुद्धि। यहाँ से आपको क्या लिख लेना, भूल चूक की अशुद्धि। उसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा है, चुंगी को किस खाते में लिखते हैं? तो देखिएगा चुंगी को व्यापार खाते में लिखा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न, डूबत ऋण का संबंध किससे होता है? तो देखिएगा डूबत ऋण का संबंध होता है देनदार से। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप सभी लोग इसको पढ़ लें, समझ लें। अब इसके बाद में आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। अब सत्य असत्य में पहला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा है, द्विपक्षीय अवधारणा दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, लेखांकन में होने वाली अशुद्धियों को काट कर संशोधित किया जा सकता है। तो देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, भूमि पर प्रायः हाथ नहीं काटा जाता है। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में चौथा प्रश्न, वेतन प्रत्यक्ष व्यय का एक उदाहरण है। देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, जब अंतिम रेतर या तलपट में दिया हो तो वो उसे केवल चिट्ठी में लिखते हैं। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को सत्य असत्य वगैरह देख लेने हैं। उसके बाद में छठा प्रश्न, उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है। ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लेना है। A to Z पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया है और अच्छे से हल करके अगर आप आओगे तो। अब इसके बाद में छठे प्रश्न को पढ़ते हैं, आस्थगित आगम व्यय किसे कहते हैं? बही खाता को परिभाषित कीजिए। लेखांकन सिद्धांतों की 2 विशेषताएं बतानी है। दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं, परिभाषा दीजिए। रोकड़ बही के 2 लाभ बताइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप बाकी का पेपर आपका इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में यहाँ से देख सकते हो ये प्रश्न नंबर 10 लिखा है, ये 11 लिखा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है जिसमें कि लिखा गया बैंक समाधान विवरण का आशय स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, सैद्धांतिक अशुद्धि को समझाइए। इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें और साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो प्रश्न नंबर 16 ये लिखा है। उसके बाद में इधर आ जाते हैं तो प्रश्न नंबर 17 ये लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19 ये लिखा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 ये लिखा गया है। अब इसके बाद में इधर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 ये लिखा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 ये लिखा है और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 ये लिखा गया है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग अपने पेपर को समझ लें और देख लें क्योंकि मैंने यहाँ से आप सभी को पूरा का पूरा पेपर बता दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।